Hello, my dear students. My name is Anup Vashist and you are on Akash Byju's YouTube platform. आज हम आपको पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं. आज हम आपके सामने आए हैं एक बहुत ही खास बात के लिए. क्या आप गैस कर सकते हैं मैं इस समय कहां पर हूं? मैं इस समय हूं आकाश बायजूस की जनकपुरी ब्रांच में और यहां पर मेरे साथ जो व्यक्ति हैं उन व्यक्ति के बारे में मैं आपको यह कह सकता हूं कि जैसे मैं आमतौर से कहता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट की एज से ज्यादा मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है. इनके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सारे टीचर्स की एज से ज्यादा इनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस है. मैं हूं आज मिस्टर CS मिश्रा के साथ जो आकाश इंस्टीट्यूट ही नहीं बल्कि इस एजुकेशन इंडस्ट्री के एक स्तंभ हैं. मैंने इनके साथ बहुत पहले, बहुत बार, बहुत समय तक काम किया है और बहुत सारी चीजें मैंने इनसे सीखी है. तो अब मैं मिस्टर CS मिश्रा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में आप सबको कुछ ना कुछ बताएं. हेलो सर. हेलो सर, थैंक यू. तो सर आपने शायद मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बता दिया. नहीं सर, आपके बारे में ज्यादा बताया ही नहीं जा सकता. वो कहते हैं ना कि आपकी अतिशयोक्ति की बात करना ही असंभव है. तो चलिए आप अपने बारे में कुछ बता दीजिए. बाकी अगर आपको छोड़ देंगे तो वो मैं बता दूंगा. चलिए, मैं पिछले 35-36 सालों से इसी सिस्टम में हूँ, एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ, कह सकते हैं हम. 35-36 सालों से इसी सिस्टम में हूँ. और ये कहूँगा कि आकाश की जर्नी, मैंने आकाश को बनते, पनपते, फूलते और इस समय बड़ा पेड़ बनते हुए देखा है. और जैसे जैसे आकाश बढ़ता गया, मैं बोलूँगा मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया. क्योंकि मैंने तब शुरू किया था जब आकाश की जर्नी शुरू हो रही थी 88-89 में. और उस समय मैं जूलॉजी पढ़ाता था. जो JC चौधरी सर हमारे जो हैं वो बॉटनी पढ़ाते थे. हम 3-4 टीचर्स थे. हमने मिलकर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती चली गई. मैंने पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ सीखा. सबसे बड़ी चीज़ जो सीखी आकाश में चौधरी सर से कि फोकस के साथ लगे रहो, टारगेट फिक्स रखो, कभी पीछे ना हटो, कभी हार ना मानो. ये बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, टीचर्स के लिए भी ज़रूरी है और सभी फील्ड में कहीं भी आप जाएं ज़रूरी है. ये हमने उनसे सीखा. इसके बाद हम आगे बढ़े, पढ़ाते रहे, मेहनत करते रहे और अल्टीमेटली भगवान हमें फल देता चला गया. और आज हम यहाँ बैठे हैं आकाश बायजूस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब में. उस ज़माने में यूट्यूब नहीं था, बट हम बैठे हैं. आज की तारीख में मैं बात करूं तो मैं इस समय हेड ऑफ दिल्ली COE हूं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे. सर, आपने थोड़ा सा आकाश के बारे में बताया लेकिन आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताया. मैं एक बात जानता हूं, देखो मैं आप सबको बता देता हूं, मैंने आकाश इंस्टीट्यूट सन 2001 में ज्वाइन किया था और 2001 में ज्वाइन करते हुए आई थिंक आपको तब तक आकाश में पढ़ाते हुए 10 साल हो चुके थे. 12 साल हो चुके थे तब तक आपको पढ़ाते हुए. तो सर से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी. उस समय हमारे पास डस्ट वाले चौक होते थे और बोर्ड होता था, ग्लास वाला बोर्ड. तो एक बात हर टीचर के लिए विस्मय का विषय होती थी. सर काला कोट पहन के, सफेद शर्ट पहन के, टाई पहन के क्लास में जाते थे, डस्ट वाले चौक से पढ़ाते थे और सर के कोट पर डस्ट का एक स्पेक नहीं होता था. सही बात. सर प्लीज जरा उस विषय में हमें बताइए कि वो फीट आप कैसे करते थे. मैंने आपसे सीखी थी लेकिन आप बताएं तो ज्यादा अच्छा है. नहीं, उसके पीछे सिंपल फिजिक्स अप्लाइड थी अगर बात करूं तो. जैसे हम बोर्ड की बात करें, एक बहुत बड़ा बोर्ड है. मैं जब रब करूंगा तो सामने कई टीचर्स ऐसे रब करते हैं, तो जब रब करेंगे तो सारा डस्ट अपने ऊपर आ जाता है. मैं जब रब करता तो ऐसे रब करते पीछे जाता था, तो डस्ट गिरता जाता था और पीछे जाता जा रहा था. जब वो डस्ट बैठ जाता था फिर वापस आता था इस जगह, फिर लिखना शुरू करता था. मेरा सिंपल अप्रोच यही था. उसके बाद मैंने देखा कि सभी लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डस्ट मेरे पे गिरता ही क्यों नहीं है. मैंने सोचा क्यों नहीं गिर रहा. रीज़न ये है कि मैं यहाँ से मूव करता जा रहा हूँ पीछे और फिर खड़ा हो जाता हूँ सेकंड्स के लिए, जिससे कि डस्ट थोड़ा बैठ जाए, फिर मैं स्टार्ट करूँ. यानी कि यहाँ पर भी एक साइंटिफिक अप्रोच होती थी आपकी, जिससे कि आप डस्ट से बचे रहे. और बच्चों एक बात और भी है कि डस्ट से बचना उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. मैं एक जो ऐड करूँ सर, मेरे को डस्ट से 97 में एलर्जी हो गई थी हाथ में, और मेरे हाथ में क्रैक्स हो गए थे. जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े हैं वो जानते हैं कि उसमें ग्लव्स पहन के मैं लिखता था.
जो क्रिकेट ग्लव्स होती हैं वो पहन के तब लिखता था चौक से, क्योंकि मुझे पता मेरे हाथ में चौक टच होते ही क्रैक हो जाएगा, खून निकलना शुरू हो जाता था, बिकॉज एलर्जी हो गई थी हाथ में। फॉर्चुनेटली आज ठीक है, बट एलर्जी हो चुकी थी मुझे, इसलिए मुझे पढ़ना पड़ा। तो बेटा यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि एडवर्सरी में भी एक्सक्यूजेस ना बनाते हुए सर ने उस एक्सक्यूजेस को ओवरकम करके अपना काम जारी रखा। सर आपने तो अब आकाश की जर्नी के बारे में अगर हम कहें, और हाँ आपकी अगर हम जर्नी की बात करें, अभी भी आपने अपने बारे में ज्यादा नहीं बताया है, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि आपके इतने 36 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जहां पे आज की तारीख में शायद हमारे इस फ्रेटर्निटी की जो टीचर्स की एवरेज एज है शायद वो 30 इयर्स की होगी, तो आपका 36 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इस टीचिंग एक्सपीरियंस में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, बहुत से बदलाव आपने देखे हैं। तो आपने जो पड़ाव देखे, कभी एक था समय जब चौक दस्तर से पढ़ाया जाता था, फिर आया मार्कर्स का, फिर आया स्मार्ट बोर्ड का, फिर आया ये यूट्यूब का, ऑनलाइन का। तो इस पूरी जर्नी में आप क्या हमें बता सकते हैं, क्या बदलाव आपने देखा? अनूप जी, बदलाव तो पढ़ाने का तो मैंने अपने केस में नहीं देखा, वो मेरी अप्रोच स्टार्टिंग से वही रही, जो पढ़ाने की ज़रूरत होती है पढ़ाया। हाँ, ये बात सही है, आपने सारे फेसेस जो गिनाए कि हम जिस समय पढ़ाना शुरू किया था मोबाइल नहीं था उस ज़माने में, टेलीफोन नंबर भी लैंडलाइन कुछ लोगों के पास ही हुआ करते थे। उस समय कैसे हमने बच्चों से कनेक्ट रखना सिर्फ क्लास में हो सकता था। आजकल तो बच्चे मोबाइल पे कभी डाउट पूछ लें, फ़ोन कर लें, कनेक्शन बहुत आसान है। उसमें बच्चों को सेटिस्फाई करना, बच्चों के हर डाउट को रिजॉल्व करना, क्लास में ही रिजॉल्व करना एक चैलेंज था। और हर बच्चे की एक मंशा होती थी, इच्छा होती थी कि मैं ज़्यादा टीचर से कनेक्टेड रहूँ, ज़्यादा स्कोर लाऊँ और बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करूँ। चॉक बोर्ड जब ख़त्म होने लगे और हम मार्कर पे पहुँच गए, तो मार्कर के अपने डिसएडवांटेजेस थे, क्योंकि जिसमें जाइलिन का स्मेल, उसके कारण बाद में पता चला कार्सिनोजेनिक भी है वो, उससे कैंसर भी हो सकते हैं, पर फिर भी हमने अडेप्ट किया, उसको यूज़ किया और आगे बढ़े। मोबाइल्स आ गए, लैपटॉप्स आ गए, पर इन सब की अहमियत हमारे लिए कुछ भी नहीं थी, क्योंकि हम लोग चॉक बोर्ड पे या फिजिकल क्लासरूम ही चलती थी, चाहे वो मार्कर के थ्रू हो चाहे डस्ट बोर्ड के थ्रू हो। लेकिन जब ये कोरोना आया तो पूरी दुनिया ही बदल दी। फिलहाल आकाश की बात करें तो हमने इससे बहुत पहले ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, बट उसकी ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय लोगों को लगता था कि शायद क्लासेस सिर्फ फिजिकली ही हो सकती हैं, ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं है। बायजूस फिलहाल उससे पहले ही स्टार्ट हो चुका था और हम लोग ने भी शुरू कर दिया था, आकाश ने भी। कोरोना आया, हम लोग का मर्जर हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी और हमने दोनों ने फ़ायदा उठाया और फाइनली आज हम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, स्पेशली आकाश के लिए बोले तो बहुत एडवांटेजेस रहा बायजूस आने से, कि हमने बहुत टेक्नोलॉजी सीखी और उसको समझा। हाँ, हम लोग जैसे टीचर के लिए चैलेंज था कि चॉक बोर्ड टीचर जैसे लैपटॉप तक नहीं देखा था, मोबाइल तक नहीं देखा था अपने ज़माने में पढ़ते समय, सबको अडेप्ट करता चला गया। और आज हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम भी उन्हीं टीचर्स के इक्वलेंट हैं, या शायद ज़्यादा भी हों, जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, या जो आप पढ़ा रहे हैं, या जो इंजीनियर्स हैं कह सकते हैं हम कुछ हद तक। लेकिन पॉइंट ये है कि हमने हर चीज़ को अडेप्ट किया और पढ़ाने का तरीका वही रहता है, कंटेंट वही रहता है। एक्सप्लेनेशन ना कोई मुझे सिखा सकता है, ना किसी को कोई सिखा सकता है, वो आपका इनहेरेंट होता है। तो वो हमने सीखा और वही हमारी एक्सपीरियंस है। हाँ, वो कह सकते हैं ना, यू कैन टेक चॉक बोर्ड आउट ऑफ द क्लास बट यू कैन नॉट टेक चॉक बोर्ड आउट ऑफ द टीचर। इट कांट, यू कांट। वो कह सकते हैं, मैं भी अब उस तरीके से कह सकता हूँ कि मैं भी एक चॉक बोर्ड वाला ही टीचर हूँ, जिसको चॉक और बोर्ड, वो चाहे अब आप आईपैड पे लिख लीजिए या आप सेम लिख रहे, वो सेम ही है। बिना लिखे आप समझा नहीं सकते, वो आप बोर्ड पे समझाएं, आईपैड पे समझाएं या डिजिटाइजर लगा के समझाएं, बट लिख के ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो 3D व्यू आप समझ नहीं सकते जब तक कि आपको बनाया ना जाए, डायग्राम बनाए ना। और मैं तो बायोलॉजी का पर्सन हूँ, तो उसमें एक और चैलेंज होता है। हमने सीखा है कि जब तक आप डायग्राम बनाएंगे नहीं, तब तक बच्चा सीखे नहीं बनाना कैसे है। मैं सीधा हार्ट का डायग्राम बना के सामने रख दूँ या पिक्चर दिखा दूँ, बच्चे को नहीं पता बनाना कैसे है। जब मैं अपने हाथ से सिंपलिसिटी से दिखाऊंगा, बेटा देखो सेकंड्स में ऐसे बन जाता है, तो बच्चा सीख जाता है। इसलिए बिना हाथ हिलाए आप अच्छा समझा नहीं सकते। साइंस तो यही है, मैं तो ये जानता हूँ साइंस को। So we are the old school teachers
जिन्होंने इस तरीके से पढ़ाया है। तो ये तो हमने बात की कि टीचिंग में किस तरीके से बदलाव आया। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि भाई सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास, बच्चों में क्या बदलाव आया कि उस समय के बच्चे जो 36 साल पहले के, मैं बता सकता हूं 25 साल पहले के बच्चों के बारे में, 27 और 36 साल पहले के बच्चे, 25 साल पहले के बच्चे, 15 साल, 10 साल और आज के बच्चों में आप क्या बदलाव नोटिस कर रहे हैं? देखिए, कई प्लेटफॉर्म्स पे कई तरह के सवाल पूछे गए मुझसे इसी बारे में। ये कॉमन सवाल है, कॉमन और सा सवाल है। ये सवाल जो है आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उस समय की बात करें तो उस समय जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ना मोबाइल थे ना लैपटॉप थे, तो बच्चों का फोकस सिर्फ पढ़ाई थी। टीवी में भी उस जमाने में चैनल्स सिर्फ डीडी ही आता था, दूरदर्शन। ये तो बाद में आपके इतने सारे चैनल्स आने शुरू हो गए। तो दूरदर्शन के समय में बच्चे क्या देखते थे? चित्रहार मैक्सिमम, या कोई एक दो फिल्में आ जाती थी वीक में, ज़्यादा कुछ नहीं देख पाते थे वो, या तो खेलकूद या खेलकूद, मतलब फिजिकल खेल ज़्यादा होता था। आज के ज़माने में हम धीरे धीरे बढ़ते जाएँ तो आप देखो मोबाइल आया, बच्चों की अट्रैक्शन बढ़ी, मोबाइल का ने टाइम खाना शुरू किया, पढ़ने का टाइम कम होना शुरू हुआ। फिलहाल सिलेबस की बात भी इससे कनेक्ट किया जाए, उस समय का सिलेबस और आज के सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर है। चैप्टर चाहे सेम हो, लेकिन जो डिफरेंस हो क्या? कंटेंट का। आजकल हम टोटली एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट की बात करते हैं नीट के लिए। जेई में ठीक है, एग्रीड के एडवांस लेवल आता है, थोड़ा हायर पढ़ना पड़ता है बच्चों को, पर उस जमाने में हमें रेफरेंस बुक से ही पढ़ाना पड़ता था और बच्चों को रेफरेंस बुक ही रेफर करनी पड़ती थी, क्योंकि कम से कम 20% से 25% सिलेबस अप्लाइड आता था और हायर आता था, जिसमें एनसीईआरटी से काम नहीं होता था। उस जमाने की एनसीईआरटी मोर वॉल्यूमिनस थी। आज के एनसीईआरटी कंटेंट में बहुत रिड्यूस कर दी गई है, क्योंकि हमने 89 में ही शायद पॉलिसी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें प्लान किया गया कि कंटेंट को कम किया जाए, बच्चों का बस्ता हल्का किया जाए, लोड कम किया जाए। और कोरोना ने लोड और कम कर दिया, क्योंकि हमने पूरे कंटेंट को ही रिड्यूस कर दिया कि चैप्टर्स भी डिडक्ट कर दिए पढ़ाने से, जिससे कि बच्चा आराम से रिलैक्स होकर पढ़ सके और धीरे धीरे बड़ा हो सके, एक साथ बड़ा ना हो जाए। वो बात दूसरी है कि बच्चों को आज भी उतना ही पढ़ना चाहिए जितना कि पहले पढ़ना था। रीज़न, कोई बच्चा अगर ओलंपियाड की तैयारी करना चाहता है तो लोअर क्लासेस से ही पढ़ना होगा। 8th, 9th, 10th से बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है। कई बच्चे हम जानते हैं 6 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, पढ़ना इन सेंस ओलंपियाड लेवल पे पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब तक ओलंपियाड लेवल पे नहीं पढ़ेंगे रिजल्ट नहीं आएगा, और अच्छा टॉप रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि सिलेक्शन होना एक अलग बात है, टॉप रैंक लाना एक अलग बात है। और क्योंकि मैं इतने सालों से डील कर रहा हूँ इन्हीं बच्चों के साथ, तो मेरा एक विशेषता है, वो है टॉप रैंक्स लाने की। उनको कैसे कैटर करना है, उनको क्या गाइड करना है, उनको किस लेवल पे पहुंचाना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, इन चीज़ों पे हमारा फोकस ज़्यादा रहता है। तो कंटेंट वाइज कंटेंट रिड्यूस हुआ है। बच्चे लगभग बच्चे ही होते हैं, जैसा गाइड करो वैसा करते हैं, लेकिन आज के बच्चों के साथ जो चैलेंज है वो है हल्का डिस्ट्रैक्शन जो हो जाता है। जो बच्चे बहुत फोकस्ड होते हैं उनको डिस्ट्रैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो मोबाइल का यूज़ करते हैं। बट जिनको डिस्ट्रैक्शन जल्दी हो जाता है वो मोबाइल का मिसयूज़ करते हैं। तो मोबाइल का मिसयूज़ अगर रोक दिया जाए या कम हो जाए तो बच्चों को समय ज़्यादा मिलेगा। एक और बहुत कॉमन सवाल पेरेंट्स से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं कि सर मेरा बच्चा पढ़े कब? सुबह स्कूल चला जाता है, शाम को कोचिंग में आ जाता है, पढ़ने का समय उसके पास है नहीं, मैं क्या करूं? समय है कहाँ? तो बहुत सिंपल सा आंसर हम लोग देते हैं, बेटा समय तो सबके पास है। जो बच्चा सफल होता है उसके पास भी वही समय है, और जो असफल हुआ उसका भी वही समय है। समय का सदुपयोग किसने किया उस पर डिपेंड करेगा किसका सिलेक्शन होना है, किसका नहीं। ऐसा हो सकता है कि बच्चे ने समय का सदुपयोग किया और फिर भी नहीं हुआ, वो एक किस्मत कह सकते हैं, या हार्ड लक कह सकते हैं, या गाइडेड स्टडी प्रॉपर नहीं थी ये कह सकते हैं। बट फाइनली बच्चा अगर फोकस्ड है तो रिजल्ट जरूर आएगा, ये मेरा मानना है। हाँ, अक्सर लोग बोलते हैं, अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि हाउ कैन वी मैनेज टाइम। अब सवाल मैं तो यही कहता हूं कि आप होते कौन हो टाइम को मैनेज करने वाले? टाइम आपको मैनेज कर रहा है, टाइम आपको मैनेज करता है। एक और बात इसमें एक और ऐड कर दूं सर, मैं मिस हो गया जो दिमाग से उस समय। कोई भी स्कूल पूरे इंडिया में 220 दिन ही काम करता है, ये हमारी दिल्ली एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है। फिलहाल इंडिया में हो सकता है कहीं चेंजेस हों छोटे मोटे, बट 220 दिन ही काम करता है ऑफिशियल डेज जो हैं, जिसमें आपके फंक्शंस भी इंक्लूड हैं, एनुअल डेज, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, सारे सेलिब्रेशन इसमें इंक्लूडेड हैं, प्लस एग्जाम्स।
ये सब इंक्लूड है। प्रेप लीव भी इसमें इंक्लूड है, वो ऑफिशियल मानी जाती है कि प्रेप लीव इज गिवन ऑफिशियली ऑफ, दैट इज टेकन एज ए डे। तो पॉइंट ये है कि 220 दिन अगर हम मान लें कि वर्किंग है और 10 दिन और भी ऐड कर ले तो वर्किंग है कहीं पर भी इंडिया में, तो 145 डेज अगर 220 मानता हूं तो छुट्टी है स्कूल से। और स्कूल कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो ही और शी टेक्स नियरली 6 आवर्स, 6 घंटे मिनिमम पढ़ने जाता है, अगर घर पड़ोस में ही है तो। आना जाना तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा अभी, 6 आवर्स। और अगर हम देखें नियरली 145 डेज या 150 डेज राउंड ऑफ कर दें तो छुट्टी लेना उसका अधिकार है, 5 दिन और एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है छुट्टी में। तो हम मान लेते हैं रफली 4 घंटे भी पढ़े तो आपको 600 घंटे मिलते हैं सुबह पढ़ने के लिए। बट जिस समय छुट्टी होती है उस समय बच्चा पढ़ता नहीं है, वो लेट सो के उठता है और फिर खाना खाता है, नहाता है, 2 बज गए, पढ़ेगा कब? शाम को ही। जब सुबह का पूरा टाइम वेस्ट कर दिया हमने तो समय कहाँ से मिलेगा? किसी भी कोचिंग में पढ़ने जाता है तो शायद कोचिंग 4 दिन पढ़ाती होगी जी, 3 दिन छुट्टी मिल गई, वहां भी 3.5 घंटे पढ़ने जा रहा है वो, रिमेनिंग 3 दिन फिर 3.5 घंटे की छुट्टी मिल गई, बिल्कुल 3 घंटे की छुट्टी मिल गई, बिल्कुल सही। वहां भी नहीं पढ़ा उसने। तो अब समय यह है कि जब शाम को उस समय नहीं पढ़ा, और इसके अलावा बच्चे जो दोनों जगह पढ़ने जाते हैं उस दिन भी आके 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ते ही हैं, चलो 1 घंटे पढ़ते हो, तो आज तो बहुत सारे बच्चे हैं। पढ़ने का समय चाहिए, जब समय होता है हम पढ़ते नहीं हैं, जब समय नहीं होता हम उसके लिए रोते हैं कि हमारे पास समय नहीं, हम पढ़ें कब। तो ये स्ट्रैटेजी यही है टाइम मैनेजमेंट, जो समय आपको मिला है, जो पढ़ने का समय था सुबह 6 घंटे का और शाम को 3 घंटे का, तो अगर आप 6 में से 4 घंटे ही पढ़ें और शाम को 3 में से 2 घंटे ही पढ़ें तो कम से कम आप 4 + 2 6 घंटे तो पढ़ लिए, 1 घंटा एक्स्ट्रा 7 घंटे आराम से कोई बच्चा पढ़ सकता है, हंसते खेलते पढ़ सकता है, खेल के भी पढ़ सकता है, हंस के भी, खा के भी और सो के भी, सब करते हुए पढ़ सकता है, क्लियर कर सकता है, क्लियर कर सकता है एग्जाम। मतलब कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी अगर बच्चे ये कहते हैं कि किसी भी तरीके से, मतलब कि आपने तो एग्जाम्पल लिया उन स्टूडेंट्स का जो स्कूल जाते हुए, कोचिंग जाते हुए पढ़ रहे हैं। हाँ। अब हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नॉन अटेंडिंग ले रखा है या ड्रॉप ले रखा है या वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके पास तो समय की कमी का कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब नहीं। तो सर ने अभी अभी आपको बताया कि किस तरीके से एक ऐसा स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा बिजी है, वो स्टूडेंट भी अपने कोर्स को कंप्लीट करने का, अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने का समय निकाल सकता है। तो अगर वो स्टूडेंट इंश्योर कर सकता है तो आप भी बिल्कुल कर ही सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास कि किस तरीके से स्टूडेंट की, अच्छा अभी ये तो है कि स्टूडेंट के ऊपर किस तरीके से हमारा बर्डन बढ़ता चला गया। आपने क्या स्टूडेंट की अपनी अप्रोच में कोई अंतर देखा है? ये थोड़ा सा एक ट्रिकी सवाल है, मैं कह सकता हूं थोड़ा सा सेंसिटिव भी है, पर आई बिलीव आपसे बेहतर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। देखिए, मैंने जो देखा है कि जो बच्चे हार्ड प्रेस्ड हैं, नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फाइनेंसेस, जो देखते हैं कि बच्चे, हमारे पेरेंट्स इस स्टेज पे हैं और हम इसको यहाँ तक पहुँचा सकते हैं, जर्नी उनको दिखती है कि हमारी दुनिया बदल सकती है अगर हम पढ़ाई करें सीरियसली, तो उन बच्चों में, उन बैकग्राउंड के बच्चों में, बैकग्राउंड इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं उनको एक मनसा होती है कि और हायर जाने की, एजुकेशन को बढ़िया करने की, उन बच्चों में फोकस ज़्यादा रहता है। हमारे शहरी बच्चे हैं उनका हल्का सा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहता है और वो एक शायद इम्पैक्ट है। बट ये नहीं कि सारे शहरी बच्चों में ऐसा है, ऐसा मैं नहीं कह सकता, काफ़ी बच्चे ऐसे भी जो बहुत ही फोकस होते हैं इवन शहर में रहने के बाद भी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पेरेंटल गाइडेंस कितनी ज़्यादा है। पेरेंट्स का मानना कि मैंने बच्चे को XYZ इंस्टीट्यूट में डाल दिया, अब तो मेरा बच्चा सिलेक्ट हो ही जाएगा क्योंकि वहां से हमेशा रिजल्ट आता है, वो तो सही बात है। लेकिन कितने बच्चे गए, कितने सिलेक्ट हुए, वो डिपेंड करता है बच्चे पे। पढ़ा रहे हैं सेम है, कंटेंट सेम है, टीचर डिलीवरी सेम है, इंस्टीट्यूट कोई भी हो, क्या कर सकता है बेस्ट, वो बच्चों के लिए प्रॉपर करिकुलम बना सकता है, प्रॉपर टेस्ट एंड असाइनमेंट्स दे सकता है, पूरी जर्नी दे सकता है कि अगर ऐसे से बच्चा करता चला गया स्टेप बाय स्टेप तो फाइनल रिजल्ट ये होगा। उसमें कितने लैडर्स हमने स्किप कर दिए, कितने हमने स्टेप्स छोड़ दिए, क्या हमने रेगुलरली पढ़ा, लास्ट डे पढ़ा, कितनी प्रैक्टिस की। अगर हमने सब चीज़ों को फॉलो किया सीरियसली, जो कि मैं अपने बैच में COE में ये फिक्स करता हूँ ये करना ही है, तो रिजल्ट हर बच्चे का होता है, टॉप में होता है। ये अगर हमारे ब्रांच में है या कहीं और भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं पढ़ रहे हो, तो उनके साथ भी पॉसिबल है।
कोई एकलव्य की कहानी सब जानते हैं। बिना किसी टीचर के सिर्फ अंदर की इच्छा थी, पैशन था कुछ कर गुजरने की, उसने प्रैक्टिस किया और प्रैक्टिस का रिजल्ट सामने था। एक तरफ अर्जुन, एक तरफ एकलव्य। अर्जुन ने भी सीखा, एकलव्य ने भी सीखा। अर्जुन ने टीचर से सीखा, उन्होंने बिना टीचर के सीखा, बिना गुरु के सीखा कह सकते हैं हम, बट सीखा भाई। तो पैशन अगर है तो आप जग जीत सकते हैं, और पैशन ही नहीं है तो चाहे आप बेस्ट इंस्टीट्यूट में चले जाएं, बेस्ट टीचर मिल जाएं, एक्सपीरियंस टीचर मिल जाएं, तो भी बेकार हो जाएगा। तो मतलब, बच्चों में फोकस का अंतर है। मतलब आपका ये कहने का अर्थ है कि अगर बच्चे को नीड है तो नीड से सक्सीड करेगा। और अगर बच्चे ने उसको ये सोच लिया कि चलो ये एक सेकंड है, चलो हो गया तो देखते हैं, उसका फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो यू नीड टू हैव अ फोकस, अ नीड, अ क्लियर थिंग कि हाँ मुझे करना ही करना है, तभी आप कर पाएंगे। वो सर वो है ना, डेस्टिनेशन डिपेंड करती है आपके डिटर्मिनेशन पे, आपके विल पावर पे, आपके फोकस पे। अगर आप तीनों चीजें हैं तो आपका डेस्टिनेशन फाइनल है। पहले आपको डिजायर तो हो कि मैंने ये पाना है, ये नहीं मम्मी ने बोला इसलिए मैंने कर लिया, पापा ने बोला इसमें, भाई ने कर रखा है इसलिए मैंने कोशिश की। नहीं, आपका डिजायर क्या है? आजकल आपने 3 इडियट्स पिक्चर देखी हो तो उसमें यही देखा है ना कि आपका जो डिजायर है उस फील्ड में जाएं। पेरेंट्स के कहने पे आप उसको फील्ड फॉलो करें, फायदा नहीं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, शायद सक्सीड हो शायद ना हो। तो आपका डिजायर है, उसके हिसाब से अपना रोड मैप बनाएं, डिटरमाइन करें अपने आप को, अपने विल पावर स्ट्रॉन्ग करें और उसके लगे रहें, पक्का जीतेंगे आप। डेस्टिनेशन कैन अचीव वेरी इजीली। ग्रेट। ये विजडम के शब्द आपसे ही मिल सकते हैं। आपसे बहुत कुछ हमने सीखा है। अब कुछ छोटी सी बात बता दीजिए, आज के समय में देखो हमने पढ़ाया है और पहले कभी बहुत ज़्यादा पढ़ाना होता था। मैं तो ये जानता हूं कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तब 50% नीट के स्कोर पर, वो पहले AIPMT होती थी, वहां पे सीट मिल जाती थी। यानी कि आउट ऑफ 720 360 पर सीट मिल जाती थी कभी। आज 720 से अगर 650 हो जाए तो सीट नहीं मिलती। तो आज वो पॉइंट इस बात को और फोर्स कर रहा है कि पहले पेपर का लेवल क्या होता था, कंटेंट क्या होता था, इतने परसेंट में भी सीट मिल जाती थी, और आज पेपर सिंपल हो गया है, स्कोरिंग हाई हो गई है, इसलिए कट ऑफ हाई चला गया है। ये इंडिकेट कर रहा है इस चीज को। आज के बच्चों को आप, जैसे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सारे स्टूडेंट्स के हैं, कौन सी किताब रेफर करें? केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए कौन सी किताब रेफर करनी चाहिए? रेफरेंस बुक का क्या रोल है? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या करने चाहिए? कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल करने चाहिए? एंड आई एम आस्किंग यू एज अ रियल एक्सपीरियंस टीचर, आप बच्चे को कौन सी किताब, एक शब्द में एक बार में बताइए, कौन सी किताबें उसे रेफर करनी चाहिए? मैं अगर बात करूं सबसे पहले नीट के लिए जी, ठीक है, पहले मैं नीट की बात करूंगा। NCERT इज द बेस्ट। NCERT आज के तारीख में जो पेपर आ रहे हैं वो मैक्सिमम NCERT से ही आते हैं, और सिलेक्शन के लिए NCERT काफी है, टॉप रैंक के लिए भी NCERT काफी है। फर्क सिर्फ इस चीज का, आपने NCERT को पढ़ा कैसे है, पढ़ने की अप्रोच उसकी अलग होती है। जो हम NCERT इज नॉट ए स्टोरी बुक, हर लाइन का एक मीनिंग है, उस लाइन से कुरेद के कौन सा सवाल बन जाएगा ये आप और हम नहीं समझ सकते, सिर्फ बेस्ट टीचर समझ सकते हैं, या जो पेपर सेटर है उनको पता है कि हम क्या बना सकते हैं, और आपको किन चॉइसेस में डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, और आपसे गलत आंसर टिक करवा सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है पहला। तो NCERT इज द बुक। सेकेंड, सक्सेस के लिए जो रेसिपी चाहिए वो क्या है? सबसे पहले अगर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट, बेस्ट का वर्ड आप चूज कर सकते हैं। बेस्ट का आपका मतलब क्या, मेरा हो सकता है बेस्ट का मतलब डिफरेंट हो। बेस्ट मीन्स जहां पर कि सारा रेसिपी हम रेडीमेड करके आपको परोस रहे हैं। उसमें क्या क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी पैकेज। आपने बुक की बात की, रेफरेंस बुक कौन सी यूज करनी चाहिए? तो कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूं या कोई और भी इंस्टीट्यूट ऐसा कर रहे हों शायद, हमने सारे कंटेंट को, जो भी रिलेवेंट कंटेंट है, हमने अपने स्टडी पैकेज में डिटेल में डाल दिया है। जब हमने डिटेल में सारी कंटेंट डाल दिया है एंड इलेबोरेट करके समझाया है, तो इट्स द बेस्ट रेफरेंस बुक यू कैन यूज, बिकॉज उसमें NCERT का कंटेंट भी है, एडिशनल कंटेंट भी है, जो भी रिक्वायर्ड है किसी भी एग्जाम में कभी आया हो वो भी हमने डाल रखा है, जिससे कि आप उस बुक को अगर थॉरली फॉलो कर सकते हैं
तो उससे बाहर कोई और रेफरेंस बुक की आपको जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेप, पूरे चैप्टर को आप एक साथ रिवाइज नहीं कर सकते, एक साथ पढ़ नहीं सकते, एक साथ पूरा समझ भी शायद नहीं सकते। जैसे हम क्लासेस में पढ़ाते हैं तो एक ही क्लास में अगर मैं पूरे चैप्टर को खत्म कर दूं तो शायद आपको 20% समझ आए, 80% समझ में ना आए। तो मैंने क्या करना है, चैप्टर को 6 लेक्चर, 7 लेक्चर, 10 लेक्चर में डिवाइड करना, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ चैप्टर। अब हमने स्टडी पैकेज को उसी फॉर्मेट में बना दिया है जिसमें कि हमने 1 आवर 10 मिनट्स या 1 आवर 20 मिनट्स में जितना पढ़ाया जा सकता है, उसके बाद हमने यूनिट को डिवाइड कर दिया है। उसका कुछ क्वेश्चन दे दिए प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि बच्चा उतना पढ़ने के बाद अपने चेक कर ले कि उसने पहले जो पढ़ा समझ में आया नहीं आया, एंड देन ही मूव्स टू द सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, एंड फाइनली कंप्लीट चैप्टर इज ओवर। चैप्टर खत्म होने के बाद फिर हमने डिफरेंट एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, वहां भी हमने डिवाइड कर रखा है सब टॉपिक वाइज। मतलब अगर आप चाहें तो फर्स्ट सब टॉपिक खत्म करने के बाद उसके 10 क्वेश्चंस करने के बाद आप लास्ट के एक्सरसाइज के भी 10 क्वेश्चन और कर सकते हैं, जिससे आइडिया हो जाए कि आप किस लेवल पे जा चुके हैं। तो लेवल बाय लेवल आप बढ़ते जाएंगे, जैसे गेम्स में होता है वैसे आपको समझ आता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, फाइनली चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अब आया नेक्स्ट स्टेप, मैंने चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए, अब मैं और क्या करूं? अब और करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। हमने उसके लिए बना रखा है क्वेश्चन बैंक। जैसे हम आकाश की बात करें तो उसमें हमारा कैटलिस्ट पैकेज है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लास्ट वीक बुक भी है। कैटलिस्ट पैकेज में क्वेश्चन बैंक है जिसमें लगभग 9000 सवाल है, एंड लास्ट वीक जो है उसमें लगभग 15 से 16,000 सवाल है। ओहो। Of physics, chemistry, botany, zoology. That means apart from the study package which has nearly 20,000 questions, Great. we have nearly 9,000 plus 15 to 16,000 questions additional. इसके बाहर कहीं और जाने की जरूरत नहीं। 1,000 questions in print form given for practice. Great. That is one. Second step, if you move for revision of the whole chapter, we have made NCERT maps. NCERT मैप्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने पूरे NCERT के चैप्टर को 2 या 3 पेजेस में समराइज कर दिया है। उसमें कोई ऐसा पॉइंट छूटा ही नहीं है जो कि रिवाइज करने लायक ना हो। सारे टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे उसमें दिए हैं, सिर्फ उसको रिवाइज करके आप किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। जस्ट कंसाइज NCERT है। उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन उसमें भी दिए हुए हैं, ज्यादा नहीं होंगे, 20 से 25 ही होंगे। ये तो हो गया प्रोसेस आप सेल्फ प्रैक्टिस का। रिवीजन के लिए मैं सजेस्ट करता हूं बच्चों को कि बेटा आप स्टडी पैकेज में टिक ना मारें, जिससे बार बार उसको 2 साल रिवाइज कर पाए, क्योंकि नया सवाल जब टिक किया होगा तो आंसर दिख जाएगा आपको सामने। डोंट डू दैट। रिवीजन एक बार हो चुका है, अब मुझे फाइनल रिवीजन करना है। मैं उन्हीं असाइनमेंट्स को, लास्ट एक्सरसाइजेस को यूज कर सकता हूं इन मल्टीपल फॉर्म। मल्टीपल फॉर्म मीन्स मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 2। जैसे 200 सवाल दिए मान लीजिए एक्सरसाइज में लास्ट में, तो मल्टीपल ऑफ 5 लेता हूं मैं, मतलब तो 5, 10, 15, 20 नंबर, तो वो करके मैं 40 सवाल करूंगा और चैप्टर रिवाइज हो जाएगा ओवरव्यू में। कि मेरे कितने सवाल आते हैं, अगली बार उसी को रिवाइज करना है। मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 10, जो आप लेना चाहें। मल्टीपल टेस्टिंग आपकी सेल्फ हो गई। ये तो हो गया एक पार्ट कि हमने कंटेंट जो दिया उसका कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। मैक्सिमम बच्चे हमारे देश में, कहीं पर भी शायद ऐसा होता हो, मैं तो इंडिया की बात कर सकता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, क्योंकि जब एग्जाम डेट अनाउंस होती तब पढ़ना शुरू करते हैं जी। उसके पहले रिलैक्स रहते हैं, पढ़ते ही नहीं है। जब डेट होगी तब पढ़ेंगे। अब चैलेंज आया कि उसमें क्या किया जाए, तो हमने पूरे साल को फोर्टनाइटली टेस्ट में डिवाइड कर रखा है। हर 15 दिन बाद हमारा एक टेस्ट होगा या हर मंथ के बाद हमारा टेस्ट होगा। उस टेस्ट में बच्चों को परफॉर्म करना है। उस टेस्ट के बेसिस में अगर बच्चा पढ़ता गया तो 11th रिवाइज हो गया, 12th रिवाइज हो गया। फिर आया ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज, जिसमें ऑल इंडिया लेवल के सारे बच्चे बैठे। अभी हमारा टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गया है। तो ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज में इवन आकाश के अलावा नॉन आकाशन बच्चे भी बैठते हैं और वो एनालाइज करते हैं कि वो कहाँ स्टैंड करें। ऑल इंडिया रैंक मिलती है। तो टेस्टिंग जब आप करेंगे प्रॉपर, आपको दिखेगा कि गलतियां कहाँ कर रहे हैं। कई बच्चे सिर्फ टेस्ट देने चले जाते, चलो पापा ने बोला टेस्ट देना जरूरी है, दे आए, सर ने बोला टेस्ट कंपलसरी है, दे आए। बट जो की पॉइंट है वो क्या, टेस्ट होने के बाद ही मेन खेल शुरू होता है। जब तक मैं अपनी गलतियों पे काम ना करूं तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला। जब आप छोटे थे, डिक्टेशन होती थी, शुक्लेख होता था हिंदी में बोले तो, उसमें गलती होती तो 5 बार 10 बार आप लिखते थे। बिल्कुल सेम चीज यहां करनी है आपने। आपने देखा क्वेश्चन कौन से गलत हुए, कारण क्या है गलत होने का,
किस सब टॉपिक से गलत हुए, मुझे नहीं आता था तो मैं उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करूं या टीचर्स की हेल्प लूं, जिससे कि उस तरह के 4-5 सवाल करके देखूं कि मुझसे हो रहे नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं दैट मीन्स आपकी वो गलतियां खत्म हो गई हैं या कम हो गई हैं, और अब एग्जाम में इस तरह का सवाल आया तो आप कर पाएंगे। इसके लिए हमने एक और पैकेज बना रखा है जो हमारे नीट चैलेंजर ऐप है, कि आप एग्जाम में जो सवाल आया था उससे मिलते जुलते और सवाल क्या आ सकते हैं इट इज ऑन बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चंस ओनली। लास्ट में जो सवाल आया था उससे मिलते, ये किस सब टॉपिक से था, इससे मिलते और क्या क्या फॉर्मेट के सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है, तो उसमें बच्चा अपने आप को ट्राई कर सकता है। तो बच्चे ने पेपर दिया, बच्चे ने गलतियां फाइंड आउट की, बच्चे ने गलतियों में काम किया और फाइनली इंप्रूव किया। इंप्रूव करते करते ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज दिया, फिर से रिवीजन हुआ सेकेंड, फिर उसने रिवाइज किया, फिर गलतियां कम हुई। थर्ड स्टेप में जब जाएगा, एग्जाम से ठीक पहले हम लोग फिर से इंटेंसिव प्रोग्राम चलाते हैं, फाइनल टेस्ट सीरीज चलाते हैं, जिससे हर रोज पेपर होते हैं, फुल सिलेबस पेपर होते हैं। फिलहाल कोरोना के समय में तो हमने शायद 60 फुल सैंपल पेपर दिए हैं, फुल टेस्ट पेपर 60 के आसपास, बिकॉज जब एग्जाम डिले होगा और हर दूसरे दिन एग्जाम लेना है तो हमें हर रोज नया पेपर चाहिए। बिल्कुल। तो बच्चों ने 50-60 पेपर दिए और उसका रिजल्ट आप हर साल देख रहे हैं। रिजल्ट एक्सप्लेन्स इटसेल्फ। द स्ट्रेटजी व्हिच वी हैव ऑफ स्टडी पैकेज, क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी मैप, and apart from these number of tests we are conducting, all India Cast test series, intensive program, final test series, everything is there with us, which is recipe for success। और ये हम बच्चों को देते हैं। ये हुई नीट की बात। जेई में लेवल चेंज हो जाएगा। जेई में फिलहाल आप केमिस्ट्री के ही हैं, तो आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में मेंस का पूरा क्वेश्चन मोस्टली एनसीईआरटी से ही आता है। बिना एनसीईआरटी किए आप केमिस्ट्री जेई क्वालिफाई नहीं कर सकते, एंड केमिस्ट्री बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन जेई, रीजन बीइंग मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन जेई। फिलहाल मैं बच्चों को देखता हूँ, पॉइंट उठाया इसलिए बताऊं कि जेई के बच्चे मोस्टली फिजिक्स एंड मैथ्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, केमिस्ट्री को नेग्लेक्ट करते हैं, तो हमेशा केमिस्ट्री में नंबर कम आते हैं बच्चों के। बट फाइनली अगर मैं बात करूँ रिजल्ट्स की, तो केमिस्ट्री ही उनको रैंक देगा, इसलिए केमिस्ट्री नेग्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और जिन बच्चों की केमिस्ट्री अच्छी है उनका रिजल्ट बेटर आता है। बची बात रेफरेंस बुक्स की, तो रेफरेंस बुक्स फिलहाल आपके टीचर्स ने सजेस्ट किया उसको फॉलो करें, बट सेम पैटर्न हमने जेई का हमारे पास भी है, जो आकाश में सिस्टम बना हुआ है, सेम वे में स्टडी पैकेज पूरा कंटेंट है। मेंस के पैटर्न अलग है, एडवांस का पैटर्न अलग है, उसके हिसाब से क्वेश्चन बैंक्स भी हैं। वी हैव सक्सेस अचीवर एंड सक्सेस मैग्नेट, ये क्वेश्चन बैंक है, एक मेंस का एक एडवांस का है। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट सेम फॉर्मेट में, ऑल इंडिया कास्ट टेस्ट सीरीज, तो एवरीथिंग इज रिपीटेड इन द सेम वे, and we have enough question bank, and for that we find last year also that the student topper was there, girls topper was there from Akash itself. 2 years back you find Chirag Falloor was there, the first ranker in all over India. तो ये indicate कर रहा है the content, the strategy, the papers, everything is on the line of JEE, and surely in coming years you'll find more results of JEE from Akash itself. Great. और thanks for emphasizing the importance of chemistry। तो बच्चों, केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नीट के लिए हो, चाहे आप जेई के लिए हो। ध्यान रखना, सेशन जरूर अटेंड करते रहना। सर, ये तो हमने बात की बच्चों के बारे में कि हम बच्चों को किस तरीके से करते हैं, कि बच्चों को हम किस तरीके से कौन सी किताबें हम सजेस्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि अब हमारे पास ना फॉर्मेट्स बहुत सारे हो गए हैं। हमारे पास ऑनलाइन फॉर्मेट है, ऑफलाइन फॉर्मेट है, यूट्यूब फॉर्मेट है, ऑनलाइन क्लास फॉर्मेट है, हमारे पास ऑफलाइन के अंदर भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हो गए हैं। तो अब आपका क्या विचार है कि इन फॉर्मेट्स में से क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है स्टूडेंट के लिए? मैं जानता हूं कि देखिए, आई बिलीव आपका ये मानना होगा कि ऑफलाइन फॉर्मेट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट, लेकिन बहुत सारे बच्चों की कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, कुछ कारण हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज करते हैं कि सर आई कैन नॉट अफोर्ड सर्टेन थिंग्स, यूट्यूब है। और तो आपका बच्चों को क्या कहना है ऑफलाइन ऑनलाइन के बारे में? किस तरीके से वो इसको मर्ज करें कि वो हर चीज का बेस्ट ऑफ द बेनिफिट ले सके? जैसे कि आपने मुझे बताया कि बाकी बच्चों को भी बताया कि
अगर हम आकाश का ही मॉड्यूल फॉलो करते चले जाएं, शेड्यूल फॉलो करते चले जाएं, तो बच्चों के पास इतना कुछ करने के लिए है कि और कुछ करने की उनको ना तो कोई ज़रूरत है, ना ही उसके लिए कोई समय है। लेकिन फिर भी अगर हम प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन बनाएं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि बच्चा इस पूरी टेक्नोलॉजी का, पूरी फैसिलिटीज का कैसे बेस्ट बेनिफिट ले सकता है? बहुत अच्छा सवाल है सर। देखिए, आपने सही बात बोली कि मुझसे कोई पूछेगा बेस्ट क्या है, बच्चों से पूछेगा बेस्ट क्या है, पेरेंट्स से पूछेगा बेस्ट क्या है, तो हमेशा एक ही चीज़ बोलेंगे ऑफलाइन। इसमें कोई डिनाइल नहीं है। वो जब तक टीचर का डंडा ऊपर नहीं रहता तब तक काम नहीं होता। ठीक है, वो तो ऑफलाइन ही बोलेंगे सभी लोग। बट हाँ, जो आपने पॉइंट्स बताए उसके साथ कई चीज़ें कनेक्टेड हैं, वो आकाश के साथ ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में। ऑफलाइन प्रोग्राम में बच्चा क्योंकि टीचर के सामने होता है, टीचर को पता है कि बच्चा क्या कर रहा है, कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, नंबर कहाँ कम हो रहे हैं, तो काउंसलिंग हमेशा बेटर रहती है जब डायग्नोसिस प्रॉपर हो। जैसे आजकल आप देखते हैं डॉक्टर्स में भी वर्चुअल मेडिकेशन स्टार्ट हो गई है, तो मैंने बता दिया मेरे गले में दर्द है, मेरा बुखार है, खांसी है, डॉक्टर ने दवाई दे दी। बट बुखार कितना है, गले में खराश है नहीं है, कितनी आवाज़ आ रही है, कैसी आवाज़ आ रही है, शायद वहीं से वीडियो कॉल करके आपने पैसे दे दिए डॉक्टर को और डॉक्टर ने दवाई लिख दी। बट क्या वो रियल डायग्नोसिस हो सकता है? शायद नहीं। इसी तरह से यहाँ पर भी टीचिंग में रियल डायग्नोसिस नहीं हो पाता। लेकिन अगर दोनों का समावेश किया जाए, जो आकाश ने किया है, और अब तो और अच्छा है क्योंकि बायजूस साथ में है तो और अच्छा हो सकता है, और है भी, हो भी रहा है, तो बहुत ही आसान सा काम है। हम लोगों ने जो किया था पहले, उसके पहले मैं ब्रीफ बताऊं, फिर हम प्रेजेंट ट्रेंड की बात करेंगे। जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, आकाश में एनरोल्ड हैं, उन सबको हमने ऑफलाइन टीचिंग करते थे। कोरोना आने के बाद हाइब्रिड प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। पहले ऑनलाइन हुआ, बाद में हाइब्रिड हो गया, जिसमें कि कुछ बच्चे घर से बैठ के ही पढ़ सकते हैं। मान लीजिए पटना का बच्चा भी जनकपुरी में बैठ के पढ़ रहा है ऑनलाइन, बनारस का बच्चा भी ऑनलाइन जनकपुरी में एनरोल होता है कि जनकपुरी में हमें ज्वाइन करना है, या साउथ एक्स में ज्वाइन करना है, या किसी इस XYZ में ज्वाइन करना है जहाँ उसने नाम सुना हो ज़्यादा, और वहाँ से रह के ऑनलाइन पढ़ता है। लेकिन ऑनलाइन में वही बच्चा परफॉर्म कर पाता है जो सेल्फ फोकस, सेल्फ डिटरमाइंड होता है, क्योंकि वीडियो ऑफ है और बच्चा प्रेजेंट है क्लास में, सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, खाना खा रहा है, मम्मी खाना खिला रही हैं, या क्या हो रहा है वो तो बच्चा जानता है। रिजल्ट फाइनल आपके पास है कि जो आता है वो हम देखते हैं, वर्चुअली देखते हैं सब कुछ। हम उसको गाइड उतना नहीं कर पाते, डाउट भी शायद उतने ज़्यादा क्लियर ना पूछ पाता हो। लेकिन हमने क्या किया, 2-3 तरह की चीज़ें की, जैसे बच्चा अपने आप को देख सकता है बेस्ट उसके लिए क्या है। ऑफलाइन क्लासेस में ही पढ़े, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड, ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन करे बट उसी का ऑनलाइन वर्जन देखे घर बैठ के। दैट मीन्स वो वर्चुअल नहीं पढ़ाया जा रहा, वो पढ़ाया तो क्लासरूम में जा रहा है, बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग या उसकी ऑनलाइन वर्जन वो देख रहा है। ये तो क्लास का प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो गई, या हाइब्रिड हो गया जिसे हम कहते हैं। थर्ड आया, बच्चे ने पढ़ लिया क्लास में, उसके कुछ डाउट्स हैं, पूरा लेक्चर फिर से सुनना चाहता है, बट जो टीचर ने पढ़ाया क्लास में वो डिफरेंट टीचर ने पढ़ाया। हमने उसके लिए बनाया आई ट्यूटर प्रोग्राम। आई ट्यूटर प्रोग्राम इज एक्चुअली प्रोग्राम जहां पर कि हमने रिकॉर्डेड वीडियोस टॉप टीचर्स के ही बच्चों को दिए आई ट्यूटर प्लेटफॉर्म पे। बच्चा ऑनलाइन लॉगिन करेगा और उस लेक्चर को, उस सब पार्ट को, सब टॉपिक वाइज है वो, आप सब टॉपिक को सुन सकता है बच्चा फिर से बैठ के। आकाश के टीचर ने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है, तो पूरा लेक्चर देख सकता है, डिफिकल्टी फाइंड आउट कर सकता है, फिर से समझ सकता है, डाउट पूछना चाहे वो भी पूछ सकता है। उसके लिए हमने 2-3 वर्जन बनाए। पहला था क्लासरूम में आप डाउट पूछ सकते हैं ऑफलाइन। दूसरा, वी हैव ए क्वेरी रिजोल्यूशन सेंटर, QRC। QRC क्या करता है, वहां पर आप सवाल भेजते हैं ऑनलाइन लिख के, उसका जवाब भाई 24 आवर्स के अंदर आपके पास लिख के पूरा सोल्व एग्जाम्पल के साथ आ जाता है। सपोज यू हैव स्टिल ए प्रॉब्लम, you can message them, please call. They'll call back and explain the whole thing once again if required. There is a QRC center working in 32 Pusa Road. वो टीम पूरी बैठी हुई है जिसका काम यही है, चाहे आप मेडिकल, JEE, ओलंपियाड जो भी डाउट पूछेंगे, they will resolve it 24, maximum 48 hours, but they will resolve it. That is one. थर्ड स्टेप बढ़ते हैं आप। अब जो बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं आकाश का बेनिफिट कैसे लूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, उसमें डिपेंडिंग अपॉन पॉकेट साइज आप आकाश का पूरा स्टडी पैकेज ले सकते हैं। स्टडी पैकेज सेम मिल गया, टेस्ट भी मिल गए, शायद सारे ना मिले बट एटलीस्ट 70 to 80% सेम टेस्ट जो ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज मिल सकती है आपको, वो यूज कर सकते हैं आप। आई ट्यूटर वीडियोस ले सकते हैं, और अब तो हमारे पास आकाश आई ट्यूटर प्लस बायजूस का जो एक्सपर्टाइज है, उन दोनों को जोड़ के हमने बहुत ही बढ़िया वीडियो बना दिए हैं
जो सेल्फ स्टडी मॉड्यूल के फॉर्म में यूज हो सकता है। ग्रेट। तो ये सेल्फ स्टडी मॉड्यूल हम मर्ज करके, दैट मीन्स हम क्या बात कर रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ते हुए भी ऑनलाइन का जो बेस्ट पार्ट है उसको यूज करते हुए मैं अपने आप को टेस्ट कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों का वर्जन बहुत जरूरी है। थर्ड, आजकल के बच्चे कई बार क्या करते हैं कि थोड़ा गुमराह हो जाते हैं। मैं गुमराह वर्ड यूज कर रहा हूँ फिलहाल, हो सकता है गलत हो। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर के वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। कई बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कुछ टीचर्स अननोइंगली, ये नहीं बोलूँगा नोइंगली कोई टीचर गलती नहीं करता, बट अननोइंगली गलती हो सकती है या हो जाती है, और वो एडिट नहीं कर पाते या एडिट में नजर नहीं आता उनको, तो इसलिए गलती रह जाती है। मेरे सजेशन बच्चों के साथ ये है कि बेटा जो नोन प्लेटफॉर्म्स हो, जहाँ आपको विश्वास हो टीचर्स पे, उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के वीडियोस को आप देखें, उससे फ़ायदा होगा। जिसमें कि बायजूस का एक अपना प्लेटफॉर्म है जिसमें कि बच्चे उन टीचर्स के, जैसे आप भी उनमें से एक हैं क्योंकि आपने ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाई हुई हैं, और इवन सचिन सर हैं और भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, ये सब जो पढ़ा रहे हैं उसका फ़ायदा है, एडवांटेज है। तो उस एडवांटेज को यूज़ करें, बट कहीं भी मिसगाइड ना हो किसी प्लेटफॉर्म पे। बट सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने से रिजल्ट आएगा, मैं उसमें श्योर नहीं हूँ, क्योंकि अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई रिजल्ट फुल्ली आते हुए मैंने देखा नहीं है, ना मैं जानता हूँ। हो सकता है मेरी नॉलेज में ना हो कि सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा, पूरे साल सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट दिया और उसका टॉप रैंक आया। टॉप रैंक नहीं, सिलेक्शन शायद हो, बट टॉप रैंक तो नहीं आते देखा मैंने टॉप 100 रैंक्स में कि सिर्फ ऑनलाइन पढ़ के रिजल्ट लाया बच्चा, नहीं ला सकता। इसके लिए जो समावेश है उन दो चीज़ों का होना जरूरी है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, या ऑनलाइन विद स्टडी पैकेज, क्योंकि ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म का अपना स्टडी पैकेज नहीं होता। तो एक बढ़िया जगह से आप स्टडी पैकेज ले लें और ऑनलाइन अच्छी जगह से पढ़ते रहें, रिजल्ट आपका श्योर आएगा। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ऑफलाइन टेस्ट नहीं देंगे या ऑनलाइन टेस्ट भी नहीं देंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी बहुत जरूरी है, टेस्ट नहीं देंगे रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये पूरा समावेश जो आकाश ने दिया हुआ है, प्रोसेस का मैंने समझाया जो पहले, अगर आप कहीं से भी पिक एंड चूज कर सकते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। मतलब कि जो मुझे समझ में आता है वो ये कि ऑफलाइन में बच्चे को मोटिवेट फोर्स किया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन के अंदर सेल्फ मोटिवेशन, अगर बच्चे में सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, मुश्किल है। आई विल नॉट यूज वर्ड मुश्किल, मैं तो कहूंगा इम्पॉसिबल है। अगर बच्चा मोटिवेटेड नहीं है हाँ, तो कोई फायदा नहीं। ऑनलाइन में उसको कोई करवा नहीं सकता। वो सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऑनलाइन की बात करते हैं तो आप खुद सोचिए कि आप कितने सेल्फ मोटिवेटेड हैं। अगर सेल्फ मोटिवेटेड है तो आप ऑनलाइन से, जैसे सर ने बोला, एक अच्छी जगह से ऑनलाइन गाइडेंस लेते हुए, एक पैकेज लेते हुए आप सक्सेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी लेते हुए, वो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग पैटर्न फॉलो करना है। हाँ, पैटर्न पूरा आप फॉलो अपने आप से पिक एंड चूज कर सकते हैं। जैसे एक होता है कि आपके रेडीमेड ये दे दिया पैंट शर्ट ये सेट है, और एक है आपको चूज करना है, तो आप चूज करें बेस्ट अपने लिए और उसको यूज करें डिपेंडिंग अपॉन योर पॉकेट साइज। या ये एक छोटा सा आपने जैसा एग्जांपल लिया, मेरे को भी वही एग्जांपल याद आया कि आप एक स्कूल यूनिफॉर्म लेते हैं, उसके अंदर आपको टाई, शर्ट, निक्कर, पैंट सब आपको पूरा पैकेज बना के दिया जाता है, बेटा आपने ये पहनना है। ये है ऑफलाइन। और ऑनलाइन में आप किसी शॉप में गए, आपने अपनी पसंद की शर्ट ले ली, अपने पसंद का पैंट ले ली, अपना कोट ले लिया, टाई ले ली, नहीं लिया, जूते जुराब, लेकिन यहां पर आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना है, आपको सही चूज करना है, अच्छी जगह से लेना है। राइट, वही आपको डिसाइड करना है, वो आपको डिसाइड करना है। सो दैट्स व्हाट वी हैव, कि ये है कि किस तरीके से बच्चे अपना सक्सेस कर सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन को देखते हुए। राइट। अब सर आपने बहुत अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा, वो ये कि आपने जो पढ़ाया है, आपने इंजीनियर्स बनाए हैं, नहीं आपने इंजीनियर्स को गाइड किया है, आप जूलॉजी के टीचर हैं। हाँ। आपने डॉक्टर्स, नो डाउट बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स बनाए हैं, आपके साथ मैंने पढ़ाया है, आपके साथ के बैचेस में मैंने पढ़ाया, और मुझे पता है कि वो स्टूडेंट्स जिनको हमने पढ़ाया है वो आज एक बहुत अच्छी पोजीशंस पर हैं। कुछ स्टूडेंट कांटेक्ट में आपके भी हैं, मेरे भी हैं। तो मैं अब आपसे ये कहूंगा कि आपने टीचर्स को भी पढ़ाया है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो आपके स्टूडेंट हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के जो टीचर्स हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन टीचर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, और हम जैसे अब जो ऑनलाइन में आ गए हैं या जो शुरुआत से ही ऑनलाइन में है,
उन टीचर्स को आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, टीचर्स होते हैं। एंड भारत में हम लोग रह रहे हैं, शिक्षक एक रिस्पेक्टेबल जॉब है रहना। तो मैं चाहूँगा जो टीचर चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्ड डिसिप्लिन। कि अगर हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लास 9 बजे शुरू हो रही है, 9 बजे बच्चा क्लास के अंदर आ जाए, तो मैं एज ए टीचर खुद और सभी टीचर्स को यही सजेस्ट करूँगा कि हम भी उसी समय क्लास के अंदर पहुँचें, जिससे कि बच्चा ये समझे कि ऐसा नहीं कि टीचर 9 बजे 10 बजे 9:15 बजे 9:10 पे आ रहे हैं, 10 मिनट वेस्ट कर रहे हैं। इफ़ वी एक्सपेक्ट द स्टूडेंट्स टू बी देयर ऑन टाइम, वी शुड ऑल्सो एक्ट एज ए रोल मॉडल। दैट इज़ वन। सेकेंड, एवरी टीचर शुड बी प्रॉपरली ड्रेस्ड। प्रॉपर ड्रेस का मतलब ये नहीं कि कोट टाई पहनना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रॉपरली ड्रेस मीन्स ए प्रॉपर डिसेंट यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप पहन के चले आ रहे हैं, कुछ भी इन सेंस इट कैन बी पठानी सूट, इट कैन बी कुर्ता पैजामा, इट कैन बी एनी नॉर्मल अपने एथनिक ड्रेसेस। क्योंकि हमें ये नहीं जेंटलमैन में टाई कोट की बात करूं, बट ऐसा एक डिसेंट ड्रेस होनी चाहिए जिससे एक बच्चे को हमें ऐसे रोल मॉडल समझे कि हमें इस तरह से प्रॉपर अपने आप को मेंटेन रखना है, प्रॉपर ड्रेस में आना है। ये सेकेंड स्टेप है। थर्ड, हम बच्चों को संस्कार सिखाते हैं, बात करने का तरीका सिखाते हैं, अपना बिहेवियर सिखाते हैं। तो हम हर बच्चे को जब एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा ऐसा बने, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे, इन गलत बातों का इस्तेमाल ना करे, इन गलत भाषाओं का इस्तेमाल ना करे और अपने आप को ऐसे बिहेव करे, ऐसे टीचर चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, हम ये एक्सपेक्ट करें कि बच्चा हमें देख रहा है, बच्चा हमें फॉलो कर रहा है। आजकल आप देखिए कि पिक्चर्स पे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन मार्क्स रेज हो रहे हैं कि पिक्चर में ये क्यों दिखाया, वो क्यों दिखाया, जबकि ये पहले से दिखाता आ रहा है। आज पहली बार नहीं शुरू हुआ ये चीज़, ये पिक्चर पुरानी ऐसी चलती चली आ रही है और लोग उसको पसंद करते आ रहे हैं। उतने डॉलर्स हमने, इतने लाख रुपए उनको कमा के हम ही लोगों ने दिए अपने टिकट के पैसे। तो यहाँ पर अगर ऐसे टीचर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा मैं उस तरह से बिहेव करूँ क्लास के अंदर जैसा मैं बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। तो हर टीचर को चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन अपने बिहेवियर को, अपने लैंग्वेजेस को कंट्रोल करके, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। बच्चों से कैसे बात करनी है, गुस्सा नहीं करना है, प्यार से कैसे मोल्ड करना है, इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। चौथा आया कंटेंट। मैं अगर अपने सब्जेक्ट में किताब खोल के, नोट्स खोल के क्लास में, तो कभी कभार चलता है कि हाँ हमें स्किप हो गया, वो एक अलग चीज़ है, बट मोस्टली मैं किताब खोल के पढ़ा रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसी से पढ़ के बता रहा हूँ, तो वो टीचर मेरी नज़र में टीचर नहीं है। वो तो बुक रीडर हो गया, उसने बुक खोली, पढ़ना शुरू कर दिया। बच्चा नहीं पढ़ना जानता इसलिए आप पढ़ के बता रहे, बेटा ये लिखा है, इसका मीनिंग ये होता है। दैट्स नॉट द नॉलेज ऑफ ए टीचर। मैं बच्चे से एक्सपेक्ट करता हूँ वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी चारों में नंबर लाए, चारों उसके रेडी होने चाहिए, तब वो नीट में सेलेक्ट होगा, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करे तो जेईई में सेलेक्ट होगा। और मैं अपना एक सब्जेक्ट जो मैं जूलॉजी पढ़ाता हूँ या आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं एक्सपेक्ट करूँ कि आप या मैं अपने सब्जेक्ट को नहीं जानते, अपने एक सब्जेक्ट रिटेन नहीं कर पा रहे और बच्चों को डांट रहे हैं कि बेटा आपको ये भी नहीं आता, आपने ये भी नहीं याद किया, आपने वो भी नहीं किया। तो आई फील कि एज ए टीचर वी शुड एक्ट एज ए रोल मॉडल फॉर देम कि आई नो माई सब्जेक्ट व्हाट आई एम टीचिंग। आई एम नॉट सपोज टू नो ऑल बिकॉज आई एम टीचिंग ओनली वन सब्जेक्ट, बट यू शुड डू ऑल इन द सेम वे। उससे देख के बच्चा मोटिवेट, कई बार आपसे पूछता भी होगा, सर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे याद की, सर आपने सर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे याद किए, सर पीरियोडिक में एटॉमिक वेट कैसे याद रखते हैं सर आप। तो पॉइंट है कि बच्चा क्यों पूछता है, उसको एक विस्मय होता है, आश्चर्य क्यों होता है, सर को इतना सब कुछ याद कैसे है, मैं सर से तरीका पूछूं। तो वो तब पूछेगा, तब मोटिवेट होगा जब आप वो करेंगे। अदरवाइज बोलेगा कि सर भी याद करके ऐसी लास्ट में पढ़ते हैं, नोट से याद करते हैं, मैं भी नोट से पढ़ लूंगा बाद में, तो दे विल नॉट फॉलो यू। फोर्थ, इफ आई टीच इन माई ओन वे इंस्टेड ऑफ कॉपिंग समबडी एल्स। कई लोग मैं देखता हूँ कि वो रिकॉर्डिंग देखते हैं, वीडियोस देखते हैं डिफरेंट चैनल्स के, उसके बाद अपना उसी में से एक की कॉपी कर लेते हैं जो सबसे स्टार टीचर, अगर जिसमें स्टार टीचर वर्ड यूज करूँ तो क्या ऐसी, जैसे हर बंदा अमिताभ बच्चन बनना चाहे तो अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता। आप अपने स्टाइल में पढ़ाइए, कंटेंट सही पढ़ाइए, रोल मॉडल बनिए, आप सफल हो जाएंगे। दैट्स अ ग्रेट इंफॉर्मेशन, ग्रेट थॉट्स मेरे लिए भी और सबके लिए। तो सर अब और कुछ आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर वैसे सवाल आपने सारे पूछ लिए, जिसमें कि बच्चों को क्या मैसेज देना था मैं दे चुका हूँ।
टीचर्स को मैसेज क्या देना पेरेंट्स को। पेरेंट्स को फिलहाल पेरेंट्स की बात मैंने शुरुआत की थी, जिसमें थोड़ा सा भी बताया था कि किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करा देना ही बहुत कुछ नहीं है। हमें बच्चे की डे टू डे एक्टिविटी पे नज़र रखनी ज़रूरी है। मुझे बच्चे पे विश्वास होना चाहिए। तो हर पेरेंट्स के लिए अपना बच्चा सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र होता है, ऐसा माना जाता है, मानना भी चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। विश्वास अंधविश्वास में बहुत बड़ा अंतर है। मुझे पता है मेरा बच्चा क्या कर रहा है, बट वो जो बता रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं दूर बैठा हूँ उससे। मैं अपने घर बैठा हूँ, बच्चा कहीं हॉस्टल में रह रहा है, पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। मैं फिलहाल हॉस्टल के रेफरेंस में ज़्यादा बात कर रहा हूँ इस समय, शुरुआत में उससे कर रहा हूँ। वो बता रहा है पापा मैं यहाँ बैठा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, सच है झूठ आप नहीं जानते। तो उसके लिए सेकंड आई या थर्ड आई आपको रेडी रखनी पड़ेगी। कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चा रियली है कहाँ। मैं एक बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। एक पीटीएम हो रही थी, डॉक्टर साहब ने कहा, पेरेंट डॉक्टर थे, जिस तरह मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता हूँ, चाय पीता हूँ, बच्चे को 6 बजे उठा देता हूँ, फिर मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, 8 बजे वापस आता हूँ। मेरा बच्चा सर 6 बजे से पढ़ना शुरू कर देता है सर, और 8 तक पढ़ता है। लेकिन सर बच्चे के नंबर नहीं आ रहे। सर एक दिन आप ऐसा कीजिएगा, क्योंकि आप अपनी वाइफ को उठा नहीं पाते होंगे 6 बजे, इसलिए आप बच्चे को उठा देते हैं कि बेटा तुम पढ़ो, और वाइफ बोलती बच्चे को उठा दो पढ़ने के लिए। आप किसी दिन 6:30 बजे 7 बजे वापस आ जाए ना, आपको दिखेगा सच्चाई क्या है। और उन्होंने वो किया। बच्चा क्या करता था, 6 बजे दरवाज़ा बंद किया, अलार्म लगाया 7:30 का और सो गया। 7:30 बजे उठा, ब्रश किया, किताब खोल के बैठ गया, पापा आए, दरवाज़ा खुला। पेरेंट्स को क्या लग रहा है, बच्चा पढ़ रहा था। सच्चाई है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा था। सर मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, पेरेंट्स को जानता हूँ, मैं एक नाम भी ले सकता हूँ, डॉक्टर दादू। उनको मैंने करते हुए देखा है बच्चे के साथ। आज उनकी बेटी बहुत अच्छी बड़ी डॉक्टर है, नामों का भी फिलहाल नहीं लूँगा इस प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने बच्चे को सुबह शाम जब जब जरूरत पड़ी वो साथ खड़े रहे। मैंने अपना पैशन प्रोफेशन कम करके, टाइम उसमें से निकाल करके बच्चे को स्कूल छोड़ने तक वो खुद जाते थे, बच्चे को लेने तक खुद जाते थे, बच्चे पढ़ते थे। सुबह 4 बजे बच्चे को पढ़ने उठना है तो बच्चे खुद उठते थे और साथ में बैठे रहे। ये नहीं उठा के सो गए ना, साथ में बैठते थे, साथ में बैठते थे, उसको पढ़ने के लिए मौका देते थे। बच्चा पढ़ता था, बीच में सवाल भी पूछते थे जिससे कि बच्चे को नींद ना आए। और सर इस अप्रोच में मैंने देखा कि बच्चा बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ सेलेक्ट हुआ। मौलाना आजाद से बच्चे ने फाइनली पढ़ा और आज बहुत ही सक्सेसफुल डॉक्टर है। तो पेरेंट्स का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमें डे टू डे एक्टिविटी में बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। अब इसमें कई बार कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि उसकी मम्मी सारा ध्यान देती हैं। मैं फिलहाल मम्मी को छोटा नहीं समझता, मम्मी बहुत बड़ी हैं शब्द में, बट मुझे लगता है कई बार कि बेटियों के लिए अगर पापा ने एक शब्द पूछ लिया ना वीक में, बेटा स्कोर क्या चल रहा है, नंबर क्यों कम आ रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। बेटी उसी में प्रेशर में आ जाती है और वो काम शुरू कर देती है, अगर नहीं कर रही तो, रास्ते पे नहीं है तो। और ऑपोजिट साइड देखें कि मम्मी तो हमेशा बोलती रहती हैं, हमेशा डांटती रहती है, इसलिए उनका वैल्यू धीरे धीरे या उनके बोलने की वैल्यू को कम करते जाते हैं बच्चे की। मम्मी तो बोलती रहेंगे, छोड़ो हम अपने तरीके से चलते हैं। बट पापा ने एक बार बोल दिया, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। तो मेरा मानना है कि पापा को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। ऑफिस में आप ज़िंदगी भर काम कर सकते हैं, बट अपने बच्चे के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपकी एक पूंजी है जिसको आप सफल होते देखना चाहेंगे। फिलहाल ऐसे टीचर हम लोग इस गलती को करते हैं कि हम दूसरे बच्चों को पढ़ाते रह जाते हैं और अपने बच्चे रह जाते हैं। फिलहाल कुछ टीचर संभाल पाते हैं, कुछ नहीं संभाल पाते, बट स्टिल जो मेरा कहने का मतलब यह है, ऐसे पेरेंट चाहे वो कोई हो, IAS ऑफिसर हो, IPS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, कुछ ही प्रोफेशन में हो, अगर हम अपने बच्चों को सफल देखना चाहते हैं तो हमें उसके दिनचर्या में लगना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। और पेरेंट्स जो बोलते हैं टीचर से मिलते रहें, टीचर से फीडबैक लेते रहें। और जैसे मैं आप COE की बात करूं तो COE में एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। COE है क्या, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करूं मैं आपको। आकाश में वी हैव एट प्रेजेंट 10 COEs रनिंग ऑल ओवर इंडिया। इट स्टार्टेड वन लास्ट ईयर। 10 COEs 2 साल पहले ही स्टार्ट किए। पहले हमारे पास सिर्फ एक COE था, बाद में 2-3 साल पहले 2 COE कर दिए थे हमने, एक हैदराबाद एक दिल्ली। अब 10 COEs हुए हमारे पास। Any student of Akash or non-Akashian can give a test
that is known as COE entrance examination. Level is slightly higher based upon Olympiads. जैसे कोई बच्चा हमारे पास 10 से 11 जाता है तो हम जेई में इस साल हमने IQM पैटर्न पे मैथ्स का टेस्ट लिया है सिर्फ. जिस बच्चे ने उसको क्वालिफाई किया उसका इंटरव्यू राउंड होगा, फिर सिलेक्शन होगा. नीट में सिमिलरली मेंटल एबिलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब का टेस्ट हुआ है. ऑन द पैटर्न ऑफ अप्लाइड साइंसेस, दैट इज NSCJS पैटर्न, आई कैन यूज द वर्ड IQJS, NSCJS बच्चे जानते हैं. उस पैटर्न पे दैट मीन्स इसमें 11th एंड 12th का कंटेंट आता है, अप्लाइड कंटेंट ऑफ क्लास 10th ओनली. किसी बच्चे ने 10th क्लास में अगर केमिकल रिएक्शंस पढ़ा है या पीरियोडिक क्लास 10th में पढ़ा है तो पीरियोडिक का पार्ट 11th से आ सकता है, अप्लाइड 11th आएगा. स्ट्रेट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं होते, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं. सिलेक्शन के बाद उसमें फिर हमारा टेस्ट इंटरव्यू राउंड होता है. उसमें सिलेक्शन के बाद आपको COE का चांस मिलता है, जिसमें बच्चों को सिर्फ 20 सीट्स होती है पर COE फॉर JEE एंड 20 सीट्स फॉर मेडिकल. सिर्फ 20 बच्चे लेंगे हम. उन 20 बच्चों के सिलेक्शन के बाद ऑल द एक्सपेंडिचर इज borne by Akash Byju's. It includes teaching, schooling, hostel. ग्रेट. तीनों चीजें टोटली फ्री वाह. 2 साल के लिए, जब तक रिजल्ट नहीं आता बड़ा पढ़ाया नहीं जा सकता. अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि ये कंडीशंस अप्लाई है कि क्लास 11th में जो बच्चा परफॉर्म करता रहेगा, ये नहीं कि मिल गया 2 साल तो आप टोटली फ्री पढ़ते रहें और परफॉर्म ना करें. परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है. आपकी पढ़ाई थोड़ी फास्ट पेस पे होगी. आप 6 डेज तक हमारे पास रहेंगे. मोस्टली आप हॉस्टलर्स होंगे, आपको हॉस्टल में ही रहना है. क्लासेस 9 बजे शुरू होती हैं एंड शाम को 6 साढ़े 6 तक हम अपने पास रखते हैं बच्चों को. क्वाइट इंटेंसिव. हाँ, इंटेंसिव. इसमें टीचिंग टिल 3:30. आफ्टर दैट डाउट सेशंस, मोटिवेशन सेशंस, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट्स, all is being conducted after that. Teaching is mostly for 4 days. 2 days it can be one-to-one session, like we are doing one-to-one session at present. I can call a student, he can sit, I can take a specific topic and discuss on that. That means he can ask me some questions, but mostly I will ask. It's type of viva to see whether child is ready for that chapter or not. बच्चे इतने मोटिवेटेड होते हैं, खुद आ जाते हैं, सर मेरे चैप्टर रेडी हो, पूछ लो आप, मैं देखूं मुझे आता है नहीं आता. बहुत इवन रात को बच्चे कई बार हमारे टीचर्स को 11 बजे 12 बजे फ़ोन कर देते हैं, टीचर उस समय उठ के वाइवा ले रहे होते हैं. ये सिचुएशन है. तो ये 20 बच्चे पूरी तरह से काम करते हैं. इन पे हम 6 डेज काम करते हैं और ये एक्टिविटी में हमारा सिलेबस टाइम से बहुत पहले खत्म हो जाता है. जैसे मैं इस साल की बात करूं, मेडिकल का सिलेबस 12th क्लास का अगस्त में खत्म हो गया था, 10 अगस्त के आसपास. उसके बाद से हम रिवीजन कर रहे हैं और इस समय हमारा सेकंड रिवीजन खत्म होने वाला है. बहुत बढ़िया. तो बच्चों के साथ हम लगातार डेली टेस्टिंग है, डेली प्रैक्टिस है, डेली अभी भी वो रेगुलरली पढ़ रहे हैं, अभी भी टेस्ट चल रहे हैं डेली, उसकी डिस्कशंस हो रही हैं, डाउट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. जेई में भी सेम पैटर्न है. इसी पैटर्न में हम COE में उनको भी सिलेबस टाइमली खत्म हो जाता है, टाइम से पहले खत्म हो जाता है ब्रांचेस से, और अल्टीमेटली उनकी प्रैक्टिस काफ़ी हो जाती है. दिस इज ए प्रोग्राम वेयर वी नर्चर द स्टूडेंट्स सो दैट दे अचीव द टॉप मोस्ट रैंक्स इन इंडिया. ग्रेट. ये अप्रोच है. एब्सोल्युटली ग्रेट. सर, आज आपसे जो बात हुई है वो बहुत ज़्यादा एनलाइटनिंग हुई है और मैं यही उम्मीद करता हूं कि ऐसे मौके और मिलेंगे, क्योंकि आपसे जानने के लिए तो बहुत कुछ है. अभी भी आपने अपने 36 साल के एक्सपीरियंस की, वो कहते हैं कि कुछ छींटे हम पर पड़ी हैं, तो आगे आए होप आपसे बात करने का फिर से मौका जरूर मिलेगा. श्योर सर. और जरूर बात करेंगे. श्योर. थैंक्स अ लॉट सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर. तो बच्चों, ये आज का हमारा सेशन था और इस सेशन के बारे में आपके जो भी सवाल हों आप पूछिए. आपके सवाल, अगर आप मिश्रा सर से कुछ सवाल पूछना चाहें तो वो सवाल अपने कमेंट्स में जरूर पूछिएगा. आई होप मिश्रा सर समय निकालकर आपके उन सवालों का जवाब जरूर देंगे. तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में. टिल देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.